एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद ऑल पीवाईक्यूज 2019 से लेकर 24। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का, पूरा नहीं करते फिर भी बताता हूं। हाँ, कल वाले वीडियो में पूरा कर भी दिया था, थैंक यू सो मच। चलिए, पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी? पार्थ मुमाया ऐप के ऊपर हमारा जो परसिवरेंस बैच है उसके अंदर पूरे रैपिड रिवीजन सीरीज के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। बैच की प्राइस मात्र 59 रुपीज टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम। शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। सबसे पहले ये एक डायग्राम एग्जाम में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। ये किस चीज का डायग्राम है? ये है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर आइए समझते हैं। सबसे पहले एक सोर्स प्लांट लिया है। फॉर एग्जांपल एक केले का झाड़ मैंने यहां पे लिया, बनाना का प्लांट, उसको मैंने सोर्स प्लांट बोला। उसमें से मैं बल्ब कॉर्म ऑफ द सोर्स प्लांट निकालूंगा। मतलब क्या? यहां पे डायग्राम में सबसे नीचे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको क्या बोला है? इसको कॉर्म बोला है। ठीक है, थोड़ा सा अंडरग्राउंड पार्ट होता है, उसको निकालेंगे, उसको धोएंगे, साफ करेंगे, उसमें से थोड़ा टुकड़ा कट करके बाहर निकाला जाएगा। कॉर्म में से थोड़ा सा टुकड़ा कट करके बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो टुकड़ा था उसको हम कुछ केमिकल्स के अंदर रखेंगे ताकि उसके अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, जो कुछ भी है वो मर जाए। साफ करेंगे, बेसिकली वो जो टुकड़ा है, कॉर्म का टुकड़ा, उसको हमने साफ किया। प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद हम करते हैं रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या? हम एक बाटली लिया, फॉर एग्जाम्पल बाटली के अंदर मैंने लिया है अगार जेल। एक जेल होता है, उसके अंदर थोड़े न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं एंड उसके अंदर इस टुकड़े को रखा जाएगा। टुकड़ा क्या करेगा? टुकड़ा न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करेगा, उसके सेल्स मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होंगे, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा एंड ग्रोथ स्टार्ट होगी। इस स्टेज को हमने बोला रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन स्टेज। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा शूटिंग एंड रूटिंग। वो जो टुकड़ा था वो ग्रो कर रहा है, उसके सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर शूट मतलब समझते हो? शूट मतलब क्या? उसका जो स्टेम वाला पार्ट है वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ एंड उसके नीचे का जो रूट वाला पार्ट है वो भी ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो शूटिंग एंड रूटिंग स्टार्ट हो गए। शूट बन रहा है स्टेम वाला पार्ट, रूट बन रहा है रूट वाला पार्ट, शूटिंग एंड रूटिंग। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, अब तक ये जेल के अंदर है, अब तक इसको मैंने सॉइल में नहीं रखा है, मिट्टी में नहीं रखा है, तो अब आएगा प्राइमरी हार्डनिंग। इसमें हम क्या करते हैं? छोटी छोटी कुंडियां लेते हैं, पॉट्स लेते हैं, उसके अंदर सॉइल रहती है एंड इस प्लांट को हम सॉइल में रखेंगे ताकि उसको सॉइल की आदत हो। अब तक वो सॉइल में गया ही नहीं था, अब तक वो जेल में ग्रो हो रहा था, अब उसको हम पहली बार सॉइल में रखेंगे, सॉइल की आदत लगने के लिए। तो ये हुई प्राइमरी हार्डनिंग एंड बाद में हम थोड़ा और बड़ा होने के बाद एक बड़ी कुंडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी हार्डनिंग। तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। टिश्यू कल्चर की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? टिश्यू कल्चर। उसमें क्या क्या है? सोर्स प्लांट था, उसका बल्ब कॉर्म निकाला, उसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, साफ किया, बाद में हमने रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए अगार जेल में रखा, उसके बाद शूटिंग रूटिंग हुई, उसके बाद प्राइमरी हार्डनिंग, सेकेंडरी हार्डनिंग, दैट्स इट, टिश्यू कल्चर समाप्त होता है। बात करते हैं स्टेम सेल की। क्या होता है स्टेम सेल? कहां मिलता है? उसका क्या यूज है? सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। यहां पे आपको स्पर्म दिख रहा है और यहां पे आपको एग दिख रहा है। स्पर्म और एग मिलने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। मुझे बताइए, जाइगोट जब बनेगा बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बराबर है, जाइगोट में से ही एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, यस और नो? अच्छा, जाइगोट सिंगल सेल होता है, जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल बनता है, 4 बनता है, 8 बनता है, 16 बनता है, 32 बनता है ना? ये पूरा डिवीजन का प्रोसेस है। देखो यहां पे ये जाइगोट बना, डिवाइड होके 2 बना, फिर डिवाइड होके 4 बना, फिर डिवाइड होके 8 बनेगा, बन जा, हाँ बना, 8 का 16 बनेगा। कैन आई से इट विल बिकम अ मास ऑफ सेल, सेल का एक गुच्छा बनेगा। मुझे बताइए, एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल, एक सेल का गुच्छा बनता है। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। ऑल द सेल्स इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक, ये जो सारे सेल हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इन सेल्स को, एम्ब्रियो के अंदर के सेल को, इनको हम बोलते हैं स्टेम सेल। सिंपल बात समझ में आई? स्टेम सेल कहां पर है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब मुझे बताइए, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, उसके अंदर स्टेम सेल है। अच्छा, एम्ब्रियो ही धीरे धीरे बड़ा होकर ग्रो करके बच्चा बना, है ना, ऑफस्प्रिंग बना। इस बच्चे के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं,
मतलब उसके पास न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन है, ब्लड के सेल हैं, मसल्स हैं, लिवर के सेल्स हैं, फैट के सेल होंगे, इंटेस्टाइन के सेल होंगे, किडनी के होंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स एंड टिश्यूज होंगे। यस और नो? यस। मुझे बताइए ये सारे सेल और टिश्यू एक्चुअली में बनते किससे हैं? स्टेम सेल से ही बनते हैं ना। स्टेम सेल से ही डेवलप होकर धीरे धीरे ये सारे अलग अलग टिश्यूज एंड अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। यस और नो? तो मुझे बताइए ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट, पहले हमने जाइगोट बनाया, जाइगोट का डिवीजन करके हमने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो के अंदर क्या था? स्टेम सेल थे। सो ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट स्टेम सेल दे विल फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन द बॉडी। स्टेम सेल में से अलग अलग टिश्यू बनेंगे जो अलग अलग काम करते हैं। सिंपल। तो ये जो प्रोसेस थी, मुझे बताओ, कैन आई से दिस इज अ प्रोसेस जहां पर स्टेम सेल अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाता है, डिफरेंट टिश्यूज बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स। शब्द याद रखना, डिफरेंशिएशन। स्टेम सेल से डिफरेंट टिश्यू बना, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल। ठीक है? अच्छा, स्टेम सेल एम्ब्रियो में तो मिलते हैं, उसके अलावा जो बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, समझते हो, नाड़ी जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके अंदर भी ब्लड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भी ब्लड होता है, उसके अंदर भी स्टेम सेल मिलते हैं। स्टेम सेल आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच फीटस, फीटस मतलब ये जो बच्चा है, इट इज जॉइंड टू द यूट्रस ऑफ द मदर। बराबर है? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड है उसको कॉर्ड ब्लड बोला जाता है, एंड उसके अंदर भी हमें क्या मिलते हैं? स्टेम सेल मिलते हैं। ठीक है? तो अब तक मुझे बताइए स्टेम सेल कहां कहां मिले? एक तो एम्ब्रियो के अंदर मिले, दूसरा आपको कॉर्ड ब्लड के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है? फिर डिपेंडिंग अपॉन सोर्स स्टेम सेल्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। एक होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो एम्ब्रियो में मिल रहे हैं, एंड एक होते हैं एडल्ट स्टेम सेल जो हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट हैं, अलग अलग पार्ट्स में, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में अभी भी स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एडल्ट स्टेम सेल बोलते हैं। तो ये 2 टाइप हो गई। इसके अलावा आपको कॉर्ड ब्लड में भी स्टेम सेल मिलते हैं। क्या ये बात इतनी क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर हो गई पूरी बात? अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं, ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, बाय द वे ये जो एम्ब्रियो आपको दिख रहा है, इस एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाता है। ये जो स्टेज आपको यहां पे दिख रहा है, ये वाला स्टेज, इसको ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में से कितने टाइप के सेल्स बनते हैं हमारे अंदर? 220 different types of cells in the human body are formed from the embryonic stem cell. अच्छा, मुझे बताओ इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? ये जो प्रोसेस थी, दिस वाज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, है ना? डिफरेंशिएशन। स्टेम सेल के डिफरेंशिएशन से 220 प्रकार के सेल बनते हैं हमारे बॉडी में। कैन आई से इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनना, इनके पास क्या है? एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक सुपर पावर है ना? इस सुपर पावर को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी, पोटेंसी मतलब पोटेंशियल, प्लूरी मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब मेनी। इनके पास पोटेंशियल है टू फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स इन द बॉडी। दैट पोटेंशियल, दैट एबिलिटी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लूरीपोटेंसी। ठीक है? डिफरेंस समझिए, जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन, एंड जो प्रॉपर्टी है, जो सुपर पावर है, उसको हम प्लूरीपोटेंसी बोलते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अच्छा, एडल्ट बॉडी के अंदर कहां कहां पर स्टेम सेल मिलेंगे? देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल इन द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन। कहां कहां मिल जाएगा? आइए देखते हैं। एक तो मिलेगा आपको बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो। हमारे बहुत सारे बोन्स होते हैं, उनके अंदर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ठीक है? नरम नरम टिश्यू होता है। इसका काम क्या है? ब्लड के सेल्स को प्रोड्यूस करना, खून बनाता है। ये रेड बोन मैरो क्या बनाता है? खून बनाता है। ठीक है? एंड इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? स्टेम सेल मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब जो फैट्स हैं हमारे, उसके अंदर भी स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अलावा हमारा जो ब्लड है, उसके अंदर भी स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। तो 3 सोर्स याद रखेंगे, एक हो गया रेड बोन मैरो, एक हो गया आपका फैट एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एंड एक हो गया ब्लड। दीज आर द 3 सोर्सेज ऑफ एडल्ट स्टेम सेल। ठीक है? स्टेम सेल को प्रिजर्व कहां किया जा सकता है? बाय द वे, स्टेम सेल का यूज क्या है? इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं स्टेम सेल के पीछे? ये आपको आगे बताऊंगा 2 मिनट बाद। ठीक है?
अब तक क्या क्या पढ़ा? एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, उस एम्ब्रियो के स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें से 220 प्रकार के टिश्यूज एंड सेल्स हमारे अंदर बन सकते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनाने का, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। एंड जो प्रॉपर्टी होती है स्टेम सेल की, जो पोटेंशियल है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरिपोटेंसी। इतना हमारा क्लियर हो गया था। कॉर्ड ब्लड में भी आपको स्टेम सेल मिलते हैं, एडल्ट बॉडी में भी मिलते हैं। कहां कहां मिलते हैं? रेड बोन मैरो में मिलते हैं, ब्लड में मिलते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। इसके अलावा इनको प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है ना? स्टेम सेल को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर यूज। आगे इसका क्या काम आएगा वो बताऊंगा। स्टेम सेल सैंपल्स दे आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम कॉर्ड ब्लड, रेड बोन मैरो, एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट एंड दे आर केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स। ये जो छोटा सा टेस्ट ट्यूब जैसा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? वायल बोलते हैं, ठीक है। स्टेराइल मतलब एकदम क्लीन, उसके अंदर कोई भी प्रकार का पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। एंड इनको हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं एट -135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस। इतनी सी बात यहां पे समझ में आई? अच्छा, अब कहां पे ये स्टेम सेल काम आते हैं? एक सेल थेरेपी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर डायबिटीज हुआ है, इसका मतलब मेरे पैनक्रियास के कुछ सेल खराब हो गए हैं, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है स्टेम सेल से। मुझे एक बात बताओ, स्टेम सेल से क्या मैं पैनक्रियास के सेल्स बना सकता हूं? हां, लैबोरेटरी में ये पॉसिबल है। स्टेम सेल को यूज करके मैं पैनक्रियास के सेल बनाऊं और उनको मैं अंदर ट्रांसप्लांट करूं, तो मेरा पैनक्रियास ठीक हो जाएगा, तो मेरा डायबिटीज ठीक हो सकता है। दूसरी बात, अगर मुझे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, मतलब हार्ट अटैक आया, तो इस टाइम मेरे हार्ट के जो मसल्स होते हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो स्टेम सेल से क्या मैं ये मसल्स बनाकर इनको ट्रांसप्लांट कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो मैं जो भी मेरा मसल डैमेज हुआ है हार्ट का, उसको रिपेयर किया जा सकता है। अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन डिजीज, इन दोनों में क्या होता है? आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, वो मरते हैं। तो क्या हम मरे हुए न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग स्टेम सेल? यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये क्या हो गया? पूरा सेल थेरेपी, ये हो गई सेल थेरेपी। इसके अलावा ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए भी स्टेम सेल को यूज किया जाएगा फॉर कंडीशंस लाइक एनीमिया, थैलेसीमिया एंड ल्यूकीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, रेड ब्लड सेल की जो कमी होती है उसको एनीमिया बोलते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है? हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसके अंदर भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है, नए ब्लड के सेल्स आपको लेने पड़ सकते हैं। तो ब्लड सेल भी हम बना सकते हैं स्टेम सेल को यूज करके। एंड ल्यूकीमिया मतलब क्या? ब्लड कैंसर, उसके भी ट्रीटमेंट में हम स्टेम सेल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपका किडनी या लिवर फेल हो जाता है, उनको हम those organs can be produced with the help of stem cell and they can be transplanted। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं? पूरा का पूरा किडनी, पूरा का पूरा लिवर बनाया जा सकता है लेबोरेटरी में स्टेम सेल को यूज करके, एंड उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हालांकि अभी ये पॉसिबल नहीं है, अभी जो करंट हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसके तहत ये पॉसिबल नहीं है। पूरा किडनी, पूरा लिवर नहीं बन सकता, लेकिन किडनी के कुछ टिश्यूज, कुछ सेल्स बनाए जा सकते हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लिवर के भी सेल्स को बनाकर उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन पूरा ऑर्गन बना पाना अभी तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मेडिकल टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो सकती है कि हम ये सारे ऑर्गन्स भी लेबोरेटरी में बना सकते हैं एंड डायरेक्टली उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसको एज इट इज अभी लर्न कर लेंगे। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। सेल थेरेपी हो गई, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल हो गया, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ठीक है। चलिए, फिर ये एक डायग्राम है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे बताओ, स्टेम सेल को यूज करके क्या मैं डिफरेंट टिश्यूज बना सकता हूं? हां। क्या टिश्यूज बन गए तो क्या मैं डिफरेंट ऑर्गन्स भी बना सकता हूं? हां। एक समय आएगा हमारे लाइफ में, हमारे फ्यूचर में एक समय आएगा जब ये पॉसिबल होगा डिफरेंट ऑर्गन्स भी बना पाना यूजिंग स्टेम सेल। चलिए, तो न्यूरॉन अगर बना सकते हैं तो क्या हम ब्रेन को रिपेयर कर सकते हैं? ब्रेन का टिश्यू बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्या हम इंटेस्टाइन के सेल्स बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्या हम लिवर को ग्रो कर सकते हैं? लिवर के सेल्स बना सकते हैं। क्या हम मसल्स बना सकते हैं हार्ट के? क्या हम बोन बना सकते हैं? यस। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है यूजिंग स्टेम सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कैन बी फॉर्म्ड एंड टिश्यूज से ऑर्गन्स भी बनाए जा सकते हैं स्टेम सेल को यूज करके। चलिए, दूसरा एक और डायग्राम है स्टेम सेल थेरेपी का। स्टेम सेल्स के पास एक एबिलिटी है, दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ, खुद का कॉपीज बना सकते हैं। पहली बात, ठीक है। आपके बॉडी में स्टेम सेल खत्म नहीं होंगे। आप बोलोगे स्टेम सेल से अगर हमने कोई टिश्यू बना दिया तो क्या स्टेम सेल खत्म हो जाएंगे? नहीं, स्टेम सेल खुद का भी कॉपीज बनाते हैं ताकि स्टेम सेल कभी खत्म ना हो।
हमारे बॉडी के अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ। एंड दूसरी बात, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अलग अलग टाइप के सेल बना सकते हैं, अलग अलग टिश्यू बना सकते हैं, ऑर्गन बना सकते हैं। यही बात है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल थेरेपी। अब इसके ऊपर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं? कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर एंड राइट इट्स यूजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। स्टेम सेल को कहां कहां यूज करोगे? एक तो हो गया सेल थेरेपी। सेल थेरेपी में डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अल्जाइमर, पार्किंसन, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। एक हो गया टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स फॉर अनीमिया, थैलेसीमिया, लुकीमिया, है ना। एंड एक हो गया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। किडनी बनाया जा सकता है, लिवर बनाया जा सकता है, ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक बोलती है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी स्टेम सेल को यूज किया जा सकता है। स्टेम सेल का डेफिनेशन क्या रहेगा? दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दीज सेल गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल। इन सेल से बाकी सारे टाइप के सेल बनते हैं। दीज सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वुंड हीलिंग। आपको अगर बॉडी में कोई डैमेज भी हुआ है, कोई जख्म हुई है, कुछ लग गया है, तो नया सेल्स बनता है। वो नया सेल्स भी बनाने के लिए किसका काम होता है? स्टेम सेल्स का हाथ होता है, उसमें स्टेम सेल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वुंड हीलिंग। ठीक है, कुछ जख्म हो गई है तो उसको ठीक करने का काम भी स्टेम सेल्स करते हैं। चलो, कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट। टाइप ऑफ स्टेम सेल डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। एडल्ट हो गए तो दूसरे क्या हो गए? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई है। नाउ ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। ये जो हमने देखा, मुझे बताओ ये क्या है? ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल्स। ठीक है, क्या ये न्यूरॉन है? न्यूरॉन से ब्रेन बनाया जा सकता है, हाँ। क्या ये इंटेस्टाइन के सेल्स हैं तो उससे इंटेस्टिन बन सकती है, हाँ। लिवर बन रहा है, ठीक है। हार्ट बन सकता है मसल्स से, एंड बोन। ठीक है, ये डायग्राम आपका क्लियर हो गया। चलिए, which process is shown in the given diagram? Stem cell therapy, what is the importance of this process? ब्लड सेल्स बनाए जा सकते हैं, सेल थेरेपी की जा सकती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। ठीक है, चलो, which organs can be transplanted? किडनी हो गया, लिवर हो गया, बस यही आंसर है आपका, इतना सा। चलिए, बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो खराब हो सकते हैं। दे कैन बिकम लेस एफिशिएंट और कंप्लीटली फंक्शनलेस। कंप्लीटली खराब हो सकते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। बुढ़ापा आ गया, इन्फेक्शन, बीमारी हो गई, डिसऑर्डर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, इन सारे रीजंस की वजह से ऑर्गन खराब हो सकते हैं। इफ द पर्सन गेट्स नेसेसरी ऑर्गन अंडर सच कंडीशन, लाइफ कैन बी सेव्ड। अगर हमें ऑर्गन मिल जाए, मेरा लिवर खराब हो गया, अगर मुझे नया लिवर मिल जाए तो मेरा जीवन बच सकता है, मेरी लाइफ बच सकती है। अच्छा, एक एग्जांपल दिया है, हमारे पास, सबके पास पेयर ऑफ किडनी होती है, 2 किडनी होती है, लेकिन हम एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैन अकर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी। एक किडनी से भी आप जिंदा रह सकते हो, मरोगे नहीं। एक किडनी बेच के आप आईफोन ले सकते हो। एक किडनी पे आप जिंदा रह सकते हो। तो एक किडनी, अगर किसी को जरूरत पड़े, आपके फैमिली में किसी को भी जरूरत पड़ती है, आप अपनी एक किडनी डोनेट कर सकते हो। सिमिलरली, स्किन फ्रॉम सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। स्किन डोनेशन किया जा सकता है। अगर आपके घर में टचवुड ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर किसी को कुछ जल वगैरह गया है, स्किन डैमेज हो गई है, कुछ हो गया है, तो आप अपना स्किन डोनेट कर सकते हो। ठीक है, अदर ऑर्गन्स कैनॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जब हम जिंदा हैं तब हम बाकी ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकते। आपका जो लिवर है, हार्ट है, आईज है, एंड और भी ऑर्गन्स हैं, दे कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली। ठीक है, जब आप जिंदा हो तब आप लिवर का थोड़ा पार्ट दे सकते हो, ठीक है, लेकिन पूरा लिवर नहीं दे सकते। आप जब जिंदा हो तब आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, स्किन डोनेट कर सकते हो, किडनी डोनेट कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आप जिंदा हो तब कर सकते हो। मरने के बाद लिवर, हार्ट, आईज पूरा का पूरा आप डोनेट कर सकते हो। चलिए, इसके ऊपर क्या सवाल पूछा है? ऑर्गन्स लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ। मरने के बाद आप क्या दे सकते हो? आप अपना हार्ट दे सकते हो, दिल दे दिया। कंप्लीट द पिक्चर। डोनेटेबल ह्यूमन ऑर्गन्स, स्किन हो गई, स्किन ऑर्गन है एक, हार्ट हो गया, फिर लिवर ले लो, किडनी ले लो, आईज ले लो, कुछ भी लिखो आप, 4 कोई भी ऑर्गन लिखने हैं आपको। ठीक है, अब ये क्या पूछा गया था? अ लिबरल व्यू। लिबरल मतलब एक मॉडर्न व्यू, ओपन माइंडेड व्यू बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इज दैट आफ्टर डेथ, हमारे मरने के बाद, अवर बॉडी शुड बी यूजफुल टू अदर नीडफुल पर्सन। दूसरों के काम आनी चाहिए। वैसे तो आप जला के फूक कर दोगे, राख कर दोगे, है ना, लेकिन आपकी बॉडी अगर दूसरों के काम आ सकती है तो उसमें क्या दिक्कत है? so that their miserable life can become comfortable. Awareness about this concept is increasing in our country and people are voluntarily donating their bodies. ठीक है, ये सारी अवेयरनेस
पहुंच रही है लोगों तक कि हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी दूसरों के काम आनी चाहिए, ठीक है। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी सेव्ड बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, ब्लाइंड कैन रीगेन देयर विजन, ठीक है। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी रेंडर्ड कंफर्टेबल, बहुत लोगों की लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है बाय डोनेशन ऑफ ऑर्गन लाइक लिवर, किडनी, हार्ट, हार्ट के वॉल्व्स, हार्ट के अंदर आपको पता है वॉल्व्स होते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्किन है, सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहां पर भी जो बॉडीज होती है जिनके ऊपर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, वो भी डोनेटेड बॉडीज होती हैं, ठीक है। Many government and social organizations are working toward increasing awareness about body donation, ठीक है, ठीक है, ठीक। What is the liberal view behind organ and body donation? तो आप इसमें क्या लिखोगे, ये लिखोगे, ये जो पूरा पहला पैराग्राफ है यही है आपका लिबरल व्यू, यहां से लेके ये पूरा। नेम एनी 4 ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड। अब 4 ऑर्गन्स आपको यहां मिल जाएंगे, ये वाले, लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट, वाल्व, स्किन, ये पूरा, ये सारे ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी समझने के पहले एक कहानी बताता हूं। एक एक्सोटिक बुल है, फॉरेन का बुल, उसके कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं, है ना। इंडियन काउ है, देसी काउ, उसके भी कुछ अच्छे कैरेक्टर हैं। ये दोनों वेराइटीज अलग हैं, एक्सोटिक बुल, इंडियन काउ, अलग वेराइटी हैं, लेकिन उनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन किया जाए तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। इनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा। इसके अंदर उन दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स होकर आते हैं, ठीक है, सिंपल बात। प्लांट में भी हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है। अभी 2 फ्लावर हैं, एक रेड कलर का, एक पिंक कलर का, दोनों अलग वेराइटी हैं। एक को मैंने मेल बोला, बोलने के लिए बोल दिया, एक को मैंने फीमेल बोला। फीमेल प्लांट को हम फीमेल कैसे बनाएंगे, उसका एंड्रोशियम काट दिया एंड्रोशियम, तो ये फीमेल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेल प्लांट के अंदर मुझे बताओ पोलन ग्रेन बनता है, उस पोलन ग्रेन को लेके फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिया, तो क्या इनके बीच में रिप्रोडक्शन किया जा सकता है? हाँ, ये भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो प्लांट है, ये जो सीड बनाएगा, उन सीड को मैं क्या हाइब्रिड सीड बोल सकता हूं? क्या इन सीड के अंदर दोनों प्लांट के कैरेक्टर मिक्स हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। इस प्रकार से बनते हैं हाइब्रिड सीड, ठीक है। आइए समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। डेफिनेशन 1 मार्क के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज। आपको पता है जीन्स को चेंज किया जा सकता है, जीन को कट करके उसके जगह पे नया जीन डाला जा सकता है। सर सबसे पहली बात, ये जीन क्या होता है? जीन इज पार्ट ऑफ योर डीएनए, जो आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर मैंने एक जीन निकाल के नया जीन डाला, क्या ना इससे कैरेक्टर चेंज होगा? जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर जीन को चेंज किया आर्टिफिशियली, लेबोरेटरी में किया जा सकता है, अगर जीन को चेंज किया तो हमारे कैरेक्टर में भी चेंज आएगा। क्या ये बात आप समझते हो? हाइब्रिडाइजेशन भी किया जा सकता है इन ऑर्गेनिजम्स, एंड ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज, हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहे हैं? फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हमारे भलाई के लिए। भलाई वलाई कुछ नहीं है, स्वार्थ है इंसान का, स्वार्थ के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, खिलवाड़ की जा रही है कुदरत के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? आइए बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समझते हैं। 4 पॉइंट हैं, ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। सबसे पहला बेनिफिट, इट हैज बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज पर हेक्टार यील्ड। यील्ड मतलब क्या? प्रोडक्शन। सिंपल भाषा में हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशन ऑफ क्रॉप लैंड एरिया। भले आपके पास जमीन कम थी, आपके पास जो क्रॉप की जो जमीन थी आपकी वो कम है, लेकिन उतनी सी जगह में हमने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरी बात, एक्सपेंस ऑन डिजीज कंट्रोल कैन बी मिनिमाइज्ड सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। ऐसे प्लांट बनाए जो बीमार नहीं पड़ते, रेजिस्टेंट हैं, बीमारी को रेजिस्ट करते हैं, तो डिजीज कंट्रोल के ऊपर जो खर्चा होता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटी। फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटी मतलब जिनके ऊपर जल्दी जल्दी फ्रूट आते हैं, ऐसे प्लांट बनाओ जिसके ऊपर जल्दी जल्दी फ्रूट आएगा। यील्ड पर एनम विल बी इंक्रीज्ड। यील्ड मतलब क्या? प्रोडक्शन। हर साल का फ्रूट का प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा अगर फटाफट फ्रूट आएंगे। फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटीज। चलिए दूसरी बात, लास्ट बात, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटीज दैट कैन विथस्टैंड। स्ट्रेस रेजिस्टेंट मतलब क्या? ऐसा प्लांट जो अलग अलग टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है। टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ गया तो भी जिंदा रहेगा, टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो भी जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। वाटर स्ट्रेस, पानी अगर बहुत कम हो गया, पानी नहीं मिला, सूखा पड़ गया, तो भी वो प्लांट मरेगा नहीं। अगर पानी ज्यादा भी दे दिया तो भी मरेगा नहीं। इट कैन विथस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर।
वेरिएबल वाटर स्ट्रेस, पानी कम हो गया या ज्यादा हो गया तो भी मरेगा नहीं, सर्वाइव कर सकता है। एंड चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत बढ़ गई या बहुत कम हो गई तो भी हमारा प्लांट जिंदा रह सकता है। तो ये हो गए आपके 4 बेसिक बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आइए बात करते हैं कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। कॉमर्शियल मतलब धंधे के लिए बायोटेक्नोलॉजी से पैसा कैसे कमाया जाए। सबसे पहले आएगा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इंप्रूव द यील्ड। यील्ड मतलब क्या, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। यहां पर हम हाइब्रिड सीड बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया 2 अलग अलग वैरायटी के बीच में अगर रिप्रोडक्शन किया जाए, जीन ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स दे आर रिकंबाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑफ वेरियस क्रॉप। बेसिकली 2 अलग वैरायटी को हम अगर रिप्रोड्यूस करें तो हाइब्रिड्स बनाए जा सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स बनाए जा सकते हैं। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स। अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन करके। ठीक है, सिंपल है। दूसरी बात, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप्स, जिनको क्या बोला जाता है, जीएम क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब उनके जीन्स के साथ हमने कुछ छेड़खानी की है, कोई जीन निकाल के हमने नया जीन डाल दिया तो नया कैरेक्टर आ जाएगा। क्रॉप्स आर डेवलप्ड विथ डिजायर्ड कैरेक्टर, हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर हमने अंदर डाल दिया। क्रॉप्स डेवलप्ड विथ डिजायर्ड कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग मतलब एडिंग फॉरेन जीन, मतलब कोई दूसरा जीन। ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया का जीन हो सकता है जो हमने प्लांट के अंदर डाल दिया। विद द जीनोम, जीनोम मतलब क्या, जो पूरा डीएनए होता है उसको जीनोम बोलते हैं। They are called as genetically modified crops. Crops developed with desired character by integrating a foreign gene with their genome. They are called as genetically modified crops. Definition important for 1 mark. इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये सबसे पहले बात करेंगे बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, उसको मैं प्यार से बीटी बुलाता हूं, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। मुझे बताओ, टॉक्सिन प्रोड्यूस करना क्या ये एक कैरेक्टर है? हाँ, टॉक्सिन प्रोड्यूस करना एक कैरेक्टर है इस बैक्टीरिया का। तो कहना ही से उसका कोई जीन होगा, कहना ही से टॉक्सिन का कोई जीन होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने का जीन। हमने क्या किया, हमने उस जीन को सेपरेट किया, आइसोलेट किया। इसको मैं क्या बोलता हूं, बीटी जीन। किसका जीन है ये टॉक्सिन का जीन है, टॉक्सिन का, जहर का जीन, टॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन का जीन। इसको हमने कॉटन के डीएनए के साथ, कॉटन के जीन के साथ ऐड कर दिया। तो ये जो नया कॉटन बनेगा इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बीटी कॉटन। अब मुझे एक बात बताओ, कॉटन के पास टॉक्सिन का जीन आ गया तो क्या कॉटन टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कॉटन का जो प्लांट होगा उसके लीव्स में कॉटन के जो बॉल्स होते हैं, BOLLS, बॉल्स, ठीक है, वो वाला बॉल नहीं, BALL बॉल नहीं, ये जो कॉटन का आपको दिख रहा है इनको क्या बोलते हैं, बॉल्स ऑफ कॉटन। उसके अंदर भी ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। चलो, इससे क्या फायदा है, एक कीड़ा होता है बोलवर्म जो कॉटन के प्लांट को अटैक करता है, खाता है, खराब करता है। ठीक है, द टॉक्सिन विच इज फेटल फॉर बोलवर्म इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स एंड बॉल्स ऑफ कॉटन। ठीक है, अगर ये कीड़ा कॉटन को खाए, इफ द बोलवर्म फीड्स ऑन द लीव्स द टॉक्सिन विल डिस्ट्रॉय इट्स एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या, माउथ से लेके एनस तक का, माउथ से लेके एनस तक का जो ट्यूब है उसके अंदर ये टॉक्सिन दबाई मचा देगा, खत्म कर देगा कीड़े को। द बोलवर्म विल डाई। ये हो गया आपका बीटी कॉटन। हम कॉटन खाएंगे तो क्या हम भी मर जाएंगे? बेटा, घर पे अगर मच्छर आते हैं, आप काला हिट मारते हो, मच्छर मरता है, क्या आप मरते हो? नहीं। वो जो काला हिट के अंदर जितना स्प्रे था, जितना टॉक्सिन था, वो उस मच्छर के लिए काफी है, आपके लिए काफी नहीं है। तो कॉटन खा के, वैसे भी आप कॉटन खाते नहीं हो, आप खाते हो क्या कॉटन? नहीं खाते। आपके लिए वो हानिकारक नहीं है, लेकिन इतने से कीड़े के लिए वो बहुत ज्यादा होता है। तो कीड़ा मरेगा, आप नहीं मरोगे, आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है। सिंपल बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसी प्रकार से बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया। ब्रिंजल मतलब क्या, बैंगन, बराबर है। बीटी ब्रिंजल वेराइटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द सेम जीन। ये जो बीटी जीन था, बीटी जीन, टॉक्सिन का जीन, उसको हमने ब्रिंजल के अंदर डाल दिया। ठीक है, एंड क्या बन गया, बीटी ब्रिंजल बन गया। लोगों को इतना पसंद नहीं आया था, लोगों को लगा ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, तो इसका प्रोडक्शन बंद हो गया था। ठीक है, डेवलप किया गया था, मार्केट में मिलता था, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार से बनता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या होता है, अ जीन सिंथेसाइजिंग बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का जीन। सर ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, आपको पहले बताता हूं। बीटा कैरोटीन
आपको कैरेट में से मिलता है, गाजर खाते हैं ना, उसमें मिलता है बीटा कैरोटीन। आप जब बीटा कैरोटीन खाते हो, आपका बॉडी इसको कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है? इनटू विटामिन ए, उसका नाम क्या है? रेटिनॉल। बीटा कैरोटीन को खाने से आपका बॉडी उसको कन्वर्ट करता है इनटू विटामिन ए, रेटिनॉल, ताकि आपकी आईसाइट अच्छी रहे। अब क्या किया गया, इस बीटा कैरोटीन के जीन को हमने राइस के अंदर डाल दिया, तो राइस का कलर भी कैसा हो गया? थोड़ा थोड़ा ऑरेंज हो गया, उसको हमने नाम दिया गोल्डन राइस। इसके अंदर बीटा कैरोटीन है, आप ये राइस खाओगे तो आपके अंदर विटामिन ए बढ़ेगा, आपका आईसाइट इंप्रूव होएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द नॉर्मल वेराइटी। दिस वेराइटी गोल्डन राइस, इसको 2005 में डेवलप किया गया था। इट कंटेन्स 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन, नॉर्मल से 23 टाइम्स ज्यादा बीटा कैरोटीन इसके अंदर है, तो आपकी आईसाइट बहुत इंप्रूव हो सकती है इसको खाकर, गोल्डन राइस। चलिए बात करते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। आपको पता है वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट होते हैं, फूकना वाला वो वाला वीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स जो आपका जो क्रॉप है, मेन क्रॉप, उसके आसपास ग्रो करते हैं, आपके क्रॉप का न्यूट्रिशन ले लेते हैं, क्रॉप का पानी ले लेते हैं, क्रॉप के दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ योर मेन क्रॉप, बराबर है। इफ हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड, इट अफेक्ट्स द मेन क्रॉप टू। आपने अगर उनके ऊपर स्प्रे किया, हर्बिसाइड क्या होता है? केमिकल होता है, ये जो वीड है इनको मारने के लिए हर्बिसाइड स्प्रे किया जाता है। अगर आप वो स्प्रे करोगे, आपका जो मेन क्रॉप है वो भी मरेगा। तो हमने क्या किया? हमने हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट डेवलप किया, ऐसा प्लांट जिससे हर्बिसाइड, मतलब हर्बिसाइड से वो मरता नहीं है, हर्बिसाइड उसको अफेक्ट नहीं करता, ऐसा प्लांट हमने डेवलप किया। तो हमने फिर भरी पिचकारी मारी, सर हमने हर्बिसाइड छिड़क दिया, हमारा मेन क्रॉप मरेगा? नहीं मरेगा। इट हैज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड, सिर्फ वीड मरेगा, आपका जो मेन क्रॉप है वो मरेगा नहीं। आपका मेन क्रॉप कैसा है? आपका मेन क्रॉप हर्बिसाइड टॉलरेंट है, हर्बिसाइड से उसको फर्क नहीं पड़ता। चलिए बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की। आपने केमिकल फर्टिलाइजर सुना है? केमिकल फर्टिलाइजर, हाँ सुना रहेगा। केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो सॉइल खराब होती है, क्रॉप का प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, दे आर नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, सब समझते हो आप। तो हम क्या यूज करते हैं? हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके प्लांट के ग्रोथ को हेल्प करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को हेल्प करते हैं, इनको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। आइए ये लोग क्या करेंगे? ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर क्या होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको पता है प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, क्यों चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन हवा का जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ध्यान से सुनना, हवा का जो नाइट्रोजन है उसको पकड़ के कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, NO3 एंड NO2। और ये कहां प्रेजेंट होगा? ये सॉइल में प्रेजेंट होगा। तो क्या आपका प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है? कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करेगा? आपका बायो फर्टिलाइजर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसी प्रकार से एक और चीज होती है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन। सॉइल में इनसॉल्युबल फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। पानी में डिसॉल्व नहीं होगा तो हमारा प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, प्लांट को फॉस्फोरस नहीं मिलेगा। ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो बायो फर्टिलाइजर हैं, वो क्या करेंगे? सॉल्युबल फॉस्फेट बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, सॉल्युबल बना देंगे ताकि पानी में डिसॉल्व हो जाए, एंड हमारा प्लांट उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर सकता है, फॉस्फोरस मिलेगा प्लांट को हमारे। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एक फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। सिंपल है। चलिए तो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको हम यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टोक, एनाबिना, एजोला। एजोला एक प्लांट है, बाकी सारे बैक्टीरिया है। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टोक, एनाबिना, ये सारे बैक्टीरिया हैं। एजोला इज अ प्लांट एंड दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही खतरनाक चीज है, ध्यान से सुनना। द टू मेन मेथड्स आर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। आपने आईवीएफ तो सुना है ना? अच्छा आईवीएफ पे बाद में जाते हैं। मुझे बताओ, मैंने आपको एक्सोटिक बुल का बात बताया, एक्सोटिक बुल, और हमारी देसी काऊ,
इनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाना है, तो क्या पूरा का पूरा एक्सोटिक बुल इधर आएगा? नहीं आएगा। उसका सिर्फ एक्सोटिक बुल का सिर्फ सीमेन, सीमेन समझते हो? हाँ समझते हो। उसका सिर्फ सीमेन यहां पे लिया जाएगा, उस सीमेन को इंसर्ट किया जाएगा काऊ के वजाइना के अंदर आर्टिफिशियली, ठीक है, ट्यूब से। इस तरह यहां पे आपको दिख रहा है ना इमेज में, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इससे भी हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। दूसरी बात, आपने आईवीएफ सुना है, आईवीएफ, एंड आपने सरोगेसी सुना है, सरोगेसी। तो मुझे एक बात बताओ, आईवीएफ से एम्ब्रियो बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनाएंगे, एक अच्छा स्पर्म, अच्छा एग ढूंढ के, अच्छे कैरेक्टर वाला स्पर्म, अच्छे कैरेक्टर वाला एग, उसको कंबाइन करके, फर्टिलाइज करके बहुत ही अच्छा एम्ब्रियो बनाएंगे, और उस एम्ब्रियो को किसी भी काऊ के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। उस काऊ को हम एज अ सरोगेट मदर यूज करेंगे। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर भी यूज होता है एनिमल हस्बेंड्री में। क्या कहानी समझ में आ रही है? इट विल हेल्प टू इंप्रूव क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क का, मीट का, वूल का, क्वांटिटी क्वालिटी सब इंप्रूव होएगा। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एनिमल्स विथ मोर स्ट्रेंथ फॉर हार्ड वर्क। जो फार्म होता है उसमें बहुत मेहनत वाले काम होते हैं, हल चलाना होता है, तो वहां पर ज्यादा, या फिर कुछ बहुत ज्यादा वजन है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, बैलगाड़ी होती है जिसमें सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, तो एनिमल्स विथ मोर स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड। तो ये हो गया आपका एनिमल हस्बेंड्री। इतना समझ में आया है? आगे चलते हैं। वैक्सीन पढ़ने के पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मान लो ये एक पैथोजन है। पैथोजन समझते हो? ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार बना सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकती है, कोई भी पैथोजन, ठीक है, आपको बीमार बना रहा है। इस पैथोजन के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ध्यान से सुनना। पैथोजन के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम एंटीजन बुलाते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज एंटीजन। मुझे बताओ, एंटीजन बनाना, इनके जो सरफेस पे एंटीजन होता है, कैन आई से इट इज अ कैरेक्टर? एंटीजन को प्रोड्यूस करना ये एक कैरेक्टर है इस बैक्टीरिया का या फिर इस पैथोजन का। एंड कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। सो कैन आई से एंटीजन बनाने वाला कोई तो जीन होगा इस पैथोजन के अंदर। इतना आप समझते हो? अच्छा, अब जब ये पैथोजन हमारे बॉडी में आता है, जब ये बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया फॉर एग्जांपल, तो मेरा बॉडी इसके एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, एंड रेस्पॉन्स में मेरा बॉडी फाइट करेगा ना, उसको, बैक्टीरिया को मारेगा। तो एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद मेरा बॉडी एंटीबॉडीज नाम के दूसरे प्रोटीन्स बनाता है। एंटीबॉडीज क्या करता है? दे फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? एंटीजन। एंटीजन को पहचाना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाया, एंटीबॉडीज जाके इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। तो हमने क्या किया, जब वैक्सीन बनाई जाती है कोई भी प्रकार की, ठीक है, मॉडर्न वैक्सीन, वैक्सीन में क्या करते हैं, सिर्फ एंटीजन का जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को डाला जाता है हमारे बॉडी के अंदर। मेरा बॉडी इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा एंड मेरी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज बना के रेडी रखेगी ताकि अगली बार जब वो बैक्टीरिया रियल में मेरे अंदर आए तो मेरे पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ताकि मैं उसको तुरंत फाइट कर सकूं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? पूरा खेल किसका है? एंटीजन का है। एंटीजन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उस एंटीजन का जीन, है ना, जीन होगा ना, एंटीजन का जो जीन होगा उसको हमने बैक्टीरिया से बाहर निकाला, आइसोलेट किया, ठीक है। एंटीजन का जो जीन है उसको हमने आइसोलेट किया, सेपरेट किया। अब इस जीन का क्या उपयोग है? देखिए, एडिबल वैक्सीन मतलब ऐसा वैक्सीन जिसको खाया जा सकता है, मतलब एक बटाटा है, उसको आप खा लो तो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। वर्क ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन इज इन प्रोग्रेस। पोटैटोज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पोटैटोज बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं पूरी प्रोसेस आपको बनाऊंगा। ये पैथोजन है, मुझे बताओ पैथोजन के ऊपर क्या होते हैं? ये क्या है? एंटीजन है, ठीक है। तो मुझे बताइए, एंटीजन बनाने वाला इसके पास कोई ना कोई जीन होगा, ये वो जीन है, ये एंटीजन का जीन है। हमने उस जीन को सेपरेट किया, हमने उस एंटीजन के जीन को सेपरेट किया। आइसोलेशन मतलब सेपरेशन ऑफ
डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन। ह्यूमन पैथोजन मतलब ऐसा पैथोजन जो इंसान को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ह्यूमन पैथोजन, उसका जीन हमने बाहर निकाला। अब इस जीन को सबसे पहले मैं एक प्लांट वायरस के अंदर डालूंगा। वायरस के अंदर क्यों डाला समझ में आएगा, रुको मुझे बताओ। वायरस के पास भी वायरल डीएनए होता है ना, जो इन्फेक्ट करता है। तो हम उस वायरल डीएनए को निकाल देंगे, उसके जगह पे हमारा जो जीन है, डिजायर्ड जीन, उसको डाल देंगे। वायरस को हम मॉडिफाई करते हैं, वायरस को भी हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। उसका जो खराब वाला डीएनए है वो निकाल देते हैं एंड उसके जगह पे हमारा जीन डालते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, मॉडिफाइड प्लांट वायरस। अब ये प्लांट वायरस पोटैटो के लीव्स को जाके इन्फेक्ट करेगा। मतलब क्या, मान लो ये पोटैटो का सेल है एंड ये उसके ऊपर वायरस आके बैठी, वायरस ने सेल को इन्फेक्ट किया। अब इस वायरस के अंदर हमारा डीएनए था, जीन था, ये क्या है, एंटीजन जीन, एंटीजन जीन। तो वायरस क्या करती है, इस जीन को सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगी। मतलब वायरस का क्या काम क्या है पता है, वायरस एक पोस्टमैन की तरह टपाली है, इधर से लेके उधर देगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने जीन को वायरस में डाला, वायरस उस जीन को प्लांट के सेल के अंदर डाल देगी, वायरस जीन को प्लांट के सेल के अंदर इंजेक्ट करेगी। अब मुझे बताओ, क्या ये सेल मॉडिफाई हो गया? सेल मॉडिफाई हो गया, सेल के अंदर नया जीन आ गया ना, सेल मॉडिफाई हो गया, सेल के पास वो कैरेक्टर आ गया एंटीजन बनाने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब क्या होगा सर, अब हम इसका टिश्यू कल्चर करेंगे। टिश्यू कल्चर करके हम पूरा एक पोटैटो का प्लांट डेवलप करेंगे फ्रॉम द लीफ पीसेस कंटेनिंग जीन्स ऑफ द ह्यूमन पैथोजन। ठीक है, नहीं समझे? प्लांट के सेल के अंदर जीन आ गया, उस सेल्स को यूज करके हमने पूरा प्लांट डेवलप किया। अब ये जो पोटैटो है, क्या उस पोटैटो के अंदर एंटीजन प्रोड्यूस होगा? हाँ होगा। अगर मैं बटाटे को खाऊं तो एंटीजन मेरे अंदर जाएगा, मेरी बॉडी एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगी एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी ताकि मैं इम्यून हो जाऊं। अगली बार अगर पैथोजन अंदर आता है तो मेरे पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं उसको फाइट कर सकता हूं। क्या ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही है? कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटोज, इट विल हेल्प टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पैथोजन। कहानी सिंपल तो है, आई होप समझ में आई है। जितना जल्दी हो सके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप फटाफट इसको समझ सको, रिवाइज कर सको। चलिए, तो एडिबल वैक्सीन का अभी क्या काम है? दिस पोटैटोज विल एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया लाइक, इसको क्या बोलते हैं, ई कोलाई। ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं, मतलब आपको जुलाब वगैरह हो रहा है, पेट का बीमारी, इंटेस्टाइन का बीमारी हो रहा है, वो ई कोलाई की वजह से होता है। एंड विब्रियो कॉलरे, ये आपको कॉलेरा कॉज करता है, ठीक है, उसमें भी जुलाब वगैरह होता है। कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटोज जनरेट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉलेरा एंड डिजीज कॉज्ड बाय ई कोलाई। रॉ क्यों खाना है, कच्चा क्यों खाना है, पका के क्यों नहीं खा सकते? व्हाट विल हैपन इफ दिस पोटैटोज आर कुक्ड? अगर आप कुक करोगे तो उसका जो एंटीजन है, एंटीजन हाई टेम्परेचर टॉलरेट नहीं करेगा, एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप उसको पकाते हो तो एंटीजन खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो आप पका नहीं सकते, आप कुक नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, सो दूसरी बात, बायोटेक्नोलॉजी को और कहां पे यूज किया जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी विल बी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। अलग अलग प्रोटीन बनाए जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, अलग अलग बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। तो इंसुलिन बनाया जा सकता है। सर इंसुलिन तो हार्मोन है, हाँ हार्मोन है, लेकिन वो प्रोटीन से ही बनता है, इंसुलिन प्रोटीन से बनता है। इंसुलिन को हम डायबिटीज की ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है, लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी प्रकार से सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। आपके टेक्स्ट बुक में सोमैटोस्टैटिन दिया है, वो गलत है, सोमैटोट्रोपिन होना चाहिए। इनफैक्ट ट्रीटमेंट नाम का जो छोटा सा पैराग्राफ है ना, 2 लाइन, उसमें सोमैटोट्रोपिन क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन जो टेबल है, छोटा सा टेबल है, उसमें गलत दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, ट्रीटमेंट नाम का एक छोटा सा 2 लाइन्स आर गिवन, उसमें सोमैटोट्रोपिन लिखा हुआ है। इट इज द ग्रोथ हार्मोन। इसको यूज करते हैं डॉर्फिज्म के ट्रीटमेंट के लिए। डॉर्फिज्म मतलब जो एकदम हाइट छोटी होती है, उनको डॉर्फ बोलते हैं। उनको बीमारी क्या है? डॉर्फिज्म है। इट इज अ डिसऑर्डर, जेनेटिक नहीं बोलूंगा, लेकिन हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन उनको दिया जा सकता है ताकि उनकी हाइट बढ़ सके, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, फैक्टर नंबर 8,
एक बीमारी है हेमोफीलिया। इसमें क्या होता है, अगर आपको कुछ लग गया तो आपका खून बहते रहेगा, क्लॉटिंग नहीं होती है, खून जमता नहीं है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपको देने पड़ेंगे ताकि आपका खून जमे। इनको भी बायोटेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। फिर एरिथ्रोपोएटिन, एनीमिया मतलब खून की कमी, रेड ब्लड सेल की कमी, तो एरिथ्रोपोएटिन से क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है। उसी प्रकार से इंटरल्यूकिन, ये भी एक प्रोटीन है, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इंसुलिन, डायबिटीज, सोमैटोट्रोपिन, ड्वार्फिज्म, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, हीमोफीलिया, एरिथ्रोपोएटिन, एनीमिया, इंटरल्यूकिन, कैंसर। चलिए आगे चलते हैं। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल, छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो वायरल डिजीजेस को, वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। ये आपके ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं, आपकी बॉडी खुद बनाती है वायरस को फाइट करने के लिए, इनको आपकी बॉडी खुद बनाती है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आजकल ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक मतलब क्या, मॉडिफाइड, जिसके जीन को हमने मॉडिफाई किया है, ऐसा ई कोलाई, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। इस बैक्टीरिया को, वैसे तो ये बैक्टीरिया हमें बीमारी कॉज करता है, ये पैथोजन है, लेकिन इसको हमने मॉडिफाई किया है, इसको हमने मॉडिफाई करके इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरफेरॉन बनाने के लिए। ठीक है, इंटरफेरॉन। अब ऐसा कोई पेशेंट आ गया जिसको वायरल इंफेक्शन हो गया है एंड उसकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है, तो उसको इंटरफेरॉन का इंजेक्शन दिया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, क्लोनिंग क्या होती है, इसका सिर्फ डेफिनेशन हम समझ लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका, रेप्लिका मतलब कॉपी, कॉपी ऑफ सेल और ऑर्गन, सेल का कॉपी, ऑर्गन का कॉपी, या फिर पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म का कॉपी, इट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। बस डेफिनेशन समझ लो। फिर आता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, या फिर उसको व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो वेरियस केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू लेस एक्सपेंसिव प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, बैक्टीरिया को यूज करके, फर्मेंटेशन को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जा सकता है फ्रॉम शुगर विद हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। ठीक है, मोलासेस समझते हो, शुगर प्रोडक्शन में जो बाई प्रोडक्ट होता है, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं एल्कोहल बनाने के लिए। चलिए फिर बात करते हैं, मान लो सॉइल में कुछ टॉक्सिन्स हैं या फिर कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स जो हमारे वजह से ही एनवायरनमेंट में चले गए हैं, सॉइल को हमने ही खराब किया, पॉल्यूशन हमने ही किया है। तो ये जो टॉक्सिन है, ये जो पोल्यूटेंट है, कुछ स्पेशल प्रकार के प्लांट होते हैं और कुछ स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया भी होते हैं। ये प्लांट और ये बैक्टीरिया इन टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कैन आई से, ये लोग, प्लांट और बैक्टीरिया, ये लोग हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स को खत्म कर रहे हैं, टॉक्सिन को खत्म कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रेमेडिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेमेडिएशन। एंड अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्लांट लिविंग है? क्या ये बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है? लिविंग को हम बायो बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को साफ करते हैं, बायो रेमेडिएशन। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक, केमिकल एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज कॉल्ड एज बायो रेमेडिएशन। अब इसमें अगर मैं स्पेशली सिर्फ प्लांट का यूज करूं, इफ ओनली प्लांट्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, इट इज कॉल्ड फाइटो रेमेडिएशन। आपने ये सुना है, थैलो फाइटा, ब्रायो फाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये फाइटा का मतलब क्या होता है? फाइटा मतलब प्लांट, तो प्लांट से होने वाला रेमेडिएशन फाइटो रेमेडिएशन कहलाता है। सिंपल बात है। ठीक है, चलिए क्या क्या एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपको रटना पड़ेगा थोड़ा। एक फर्न है, एक प्लांट है, उसका नाम है टेरिस विटाटा। इट कैन एब्जॉर्ब एर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल। एर्सेनिक क्या होता है? बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एलिमेंट है, आप जानते हैं, एर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या? राई का जो झाड़ होता है उसको मस्टर्ड बोलते हैं। इट कैन एब्जॉर्ब सेलेनियम फ्रॉम द सॉइल, ये भी टॉक्सिक होता है सेलेनियम, उसको सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर सनफ्लावर क्या करेगा? यूरेनियम और एर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसी प्रकार से एक बैक्टीरिया है डायनोकोकस रेडियोड्यूरांस, इट इज अ हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ऐसा बैक्टीरिया है जिसको रेडिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया। ऑलरेडी ये रेडिएशन रेजिस्टेंट था, लेकिन इसको हमने और मॉडिफाई किया ताकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सके फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, अगर कोई एटम बॉम्ब कहीं पे फूटा है,
न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है तो उसके आसपास रेडिएशन फैल जाता है, तो वहां पर इस बैक्टीरिया को यूज किया जा सकता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, स्पेलिंग देख लेना, DEINOCOCCUS, डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। ठीक है, चलो फिर ग्रास लाइक अल्फाल्फा, क्लोवर एंड राई, इनको यूज किया जाता है इन फाइटो रेमेडिएशन, यही बात है। फिर आती है फूड बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फूड आइटम, ब्रेड बन गया, चीज बन गया, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर, ये सब हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में देखा हुआ है। दे आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ये सारी चीजें बनती हैं। दिस फूड आइटम्स आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट वंस प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जो भी फर्मेंटेशन का कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। सिंपल एक बात बताओ, बायो मतलब क्या? लिविंग ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जा रहा है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, इट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम सबका डीएनए, हम जितने भी लोग हैं, सबका डीएनए कैसा होता है? यूनिक होता है। सबकी फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, आपको पता है सबकी फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, उसी प्रकार से सबका डीएनए भी यूनिक होता है। ट्विंस का डीएनए भी अलग होता है, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनका भी डीएनए अलग होता है, यूनिक होता है। अ पर्सन्स आइडेंटिटी कैन बी फाउंड यूजिंग द डीएनए, आपकी जो पहचान है वो आपके डीएनए से हो सकती है, किसी भी पर्सन की पहचान उसके डीएनए से हो सकती है। इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। इट इज यूजफुल इन फोरेंसिक साइंसेस। देखो फिंगरप्रिंट का यहां पे कोई लेना देना नहीं है, हम डीएनए से पहचान कर रहे हैं, किसी भी इंसान की आइडेंटिटी डीएनए से हो रही है। दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फोरेंसिक साइंस, सीआईडी देखते हैं, उसमें साड़ू क्या आता है ना, खून कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको कौन सा जहर दिया गया था, कब मरा, तो वो पूरा जो साइंस है उसको फोरेंसिक साइंस बोलते हैं। ठीक है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी फाउंड एट द क्राइम सीन। अगर कोई क्रिमिनल है, उसका कुछ खून रह गया, उसका कोई बाल, उसका नाखून, उसका थूक, सीमेन, कुछ भी अगर क्राइम सीन पे है तो उससे हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइम सीन पे मिला हुआ डीएनए, मतलब उसका जो प्रोसेस किया, तो इस प्रकार से हमें डीएनए का प्रोफाइल आया। फिर हमारे पास दो गुनेगार थे, उनको हमने अरेस्ट किया, सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2, गुनेगार नहीं बोलूंगा, सस्पेक्ट है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दो सस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें शक है, तो हमने मैच करके देखा, तो किसका मैच हुआ? सस्पेक्ट 2 का डीएनए मैच हो रहा है, बराबर। तो खून किसने किया है? सस्पेक्ट 2 ने किया हुआ है। आइडेंटिटी ऑफ द फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन ऑल्सो बी एस्टर्न, बच्चे का बाप कौन है कैसा पता चलेगा, उसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, उसको बोलते हैं पैटर्निटी टेस्ट। ठीक है, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा किसका है पता चल जाएगा बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रिसर्च इज डन एट सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, हैदराबाद, यहां पर ये सारी रिसर्च होती है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आपको लर्न करना है। नाउ राइट डाउन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 4 बेनिफिट जो मैंने आपको बताए, यील्ड इंक्रीज होगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉपलैंड एरिया, फिर एक्सपेंस ऑन डिजीज कंट्रोल विल बी मिनिमाइज्ड बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, उसके बाद फास्ट फ्रूट सेटिंग वेराइटी जिसके वजह से भी यील्ड बढ़ेगी, रेजिस्टेंट वेराइटी बना सकते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो वो चारों बेनिफिट आपको यहाँ पे लिखने हैं। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेयर इज इट मेनली यूजफुल? फॉरेंसिक साइंस में यूज करेंगे, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है, बच्चे का बाप कौन है, ये सब कुछ पता चलेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। पूरा पैराग्राफ लर्न करके जाना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, स्टेम सेल का डेफिनेशन हमने पहले देखा, क्लोनिंग का डेफिनेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनका दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूं, लर्न करना, हमने ऑलरेडी देखा इसको। ठीक है, प्रोटीन लाइक इंटरल्यूकिन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाएगा। डैश बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल स्पिल, हमने माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर में देखा है, वहां पर 2 बैक्टीरिया था, सुडोमोनास था और अल्केनीवोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस। सुडोमोनास इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पॉल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। ठीक है, इंसुलिन डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो इंटरफेरॉन वायरल डिजीज के लिए यूज किया जाएगा। कंफ्यूज मत होना, इंटरल्यूकिन कैंसर के लिए, इंटरफेरॉन वायरल डिजीज के लिए। डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, गिव एनी 2 एग्जांपल, डेफिनेशन पहले हमने देखी, एग्जांपल में क्या लिख दो, बीटी कॉटन हो गया, फिर बीटी ब्रिंजल हो गया, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट हो गए, गोल्डन राइस हो गया, कुछ भी लिख सकते हो। रीअरेंज एंड राइट प्रॉपर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ओनली एंड कंप्लीट द गिवन ब्लैंक, आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है, एंड जो ब्लैंक है वो आपको फिल करना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन
पैथोजन, क्या ये बात सही है? डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया, सेपरेट किया, एंटीजन वाले जीन को सेपरेट किया फ्रॉम द पैथोजन, फिर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस बनाई, फिर वो वायरस जाके इन्फेक्ट करेगी पोटैटो के लीफ को, बाद में पूरा एंटायर प्लांट डेवलप किया जाएगा टिश्यू कल्चर से, एंड लास्ट में कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटोस। तो अभी सीक्वेंस क्या रहेगा मुझे बताओ? सबसे पहले बी, बी के बाद ई, ई के बाद डी, डी के बाद ए के बाद सी, ये आपका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड डैश क्रॉप हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय बोलवर्म, बोलवर्म बीटी कॉटन। डैश डिजीज इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कि कौन से बीमारी में इंसुलिन नहीं बनता? डायबिटीज में नहीं बनता, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस, ट्रू। चलो फिर आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक पोटैटोस, ठीक है। पॉइंट 1, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस, तो जो पूरा उसका इंपॉर्टेंस है, कॉलेरा के बैक्टीरिया से फाइट करेगा, ई कोलाई से फाइट करेगा, उससे इम्यूनिटी मिल जाएगी आपको, राइट। एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 2 बेनिफिट हमने जो पढ़े वो आप लिख दो यहाँ पे। नाउ व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इसका डेफिनेशन जो हमने देखा, डेफिनेशन पढ़ना है। 1 यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कुछ भी लिखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है? वैक्सीन बना रहा है फॉर कंट्रोलिंग डिजीजेस, आप किसी और चीज के बारे में भी लिख सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने हैं, हाइब्रिड सीड बनाने हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में यूज किया जा रहा है, फूड बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जा रहा है, कोई भी एक एग्जांपल आप, फाइटो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन में यूज किया जा रहा है, कोई भी एक यूज आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। राइट 1 कॉमर्शियल यूज, तो कॉमर्शियल यूज में आपको मैंने 3 पैराग्राफ दिया है, एक एनिमल हस्बेंड्री का, एनिमल हस्बेंड्री, एक मैंने आपको वाइट इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी बताया, छोटा छोटा पैराग्राफ है, और एक फूड बायोटेक्नोलॉजी बताया। तो ये 3 पैराग्राफ आप लर्न करोगे ना, तो आप कहीं पे भी इसको चिपका सकते हो। अगर कॉमर्शियल यूज बोला तो आप इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, राइट। 2 बैक्टीरियल एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, एनाबिना है, एजोला, बैक्टीरिया बोला है तो एजोला नहीं लिखेंगे बिकॉज एजोला एक प्लांट होता है, तो एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, कोई भी लिख सकते हो, राइट। 2 नेम्स ऑफ द क्रॉप्स जेनेटिकली डेवलप्ड, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस। फाइंड द ऑड मैन आउट, अनीमिया, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, इन तीनों के लिए ब्लड सेल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्या ये बात सही है? डायबिटीज में सेल थेरेपी यूज की जाती है, तो डायबिटीज ऑड मैन आउट है। चलिए, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन लिखे, राइट 2 कॉमर्शियल एप्लीकेशन, कोई भी 2, एनिमल हस्बेंड्री लिख दिया आपने, फूड बायोटेक्नोलॉजी लिख दिया, लिख दो। टेरिस बिटाटा क्या करता है? एर्सेनिक एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सॉइल। सुडोमोनास क्या करता है? डिस्ट्रॉय हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर, पॉल्यूटेंट्स, वो लिख देना, वो वाला पार्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरेनियम आर्सेनिक कौन कर रहा है? सनफ्लावर। चलो फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तो ये आ गया आपका डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। यहां पे 3 रिवॉल्यूशन है, इतना ही याद करके जाइए। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है? अलग अलग मेथड को यूज किया जाता है फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड, एंड दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। अलग अलग टेक्निक यूज करके ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करना है छोटे से एरिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, डेयरी का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ब्लू रेवोल्यूशन इज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड एज ब्लू रेवोल्यूशन। मतलब बेसिकली एक्वेटिक मछलियों का प्रोडक्शन बढ़ाइए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन बढ़ाइए यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। अब ब्लू रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने एक नील क्रांति मिशन 2016 में लॉन्च किया था। इसके तहत 50 to 100% सब्सिडी दी जाती थी। इसका क्या मतलब होता है? जो फार्मर्स हैं जिनको ब्लू रेवोल्यूशन का पार्ट होना है, जिनको फिश फार्मिंग करनी है, ठीक है, तो उनका जो भी खर्चा होगा पूरा सेटअप करने का, एक पॉन्ड बनाना पड़ेगा, वहां पे जितना भी खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट 50% खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है या फिर 100% खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, पूरा सेटअप करने में आपको हेल्प करती है। इसको बोलते हैं सब्सिडी। 50 to 100% सब्सिडी दी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा उन लोगों को जिनको ये ब्लू रेवोल्यूशन का पार्ट बनना है, ठीक है। चलिए, मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन, इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है। हमारे
भारत देश में आयुर्वेदा का ट्रेडिशन बहुत सालों पुराना, सदियों पुराना है। इट कैन क्योर द डिजीजेस विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। इन द अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट वेर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। पहले जंगल ज्यादा हुआ करते थे, तो ये जड़ी बूटियां, मेडिसिनल प्लांट हमें जंगल में मिल जाती थी, लेकिन आजकल हमने जंगल काट दिए हैं ड्यू टू डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब कम हो गया, डिप्लीशन इन द फॉरेस्ट एरिया, मेडिसिनल प्लांट्स आर बिकमिंग रेयर। बहुत मुश्किल हो जाती है इनको ढूंढ पाना, इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है, बिकॉज ये जो भी मेडिसिन है वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। पहले जितने वेराइटीज हुआ करते थे, जितनी स्पीशीज हुआ करती थी, उसमें से बहुत सारी एक्सटिंक्ट भी हो गई होंगी, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स इनको कल्टीवेट किया जा रहा है ताकि हमारा आयुर्वेदा का जो ट्रेडिशन है वो बना रहे, चलता रहे, ठीक है। फ्रूट प्रोसेसिंग की बात करेंगे। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जूस वगैरह मिलता है बाहर, आपको जैम मिलता है, योगर्ट मिलता है जिसके अंदर फ्रूट को यूज किया जाता है, चॉकलेट्स मिलती हैं, है ना, चॉकलेट हो गया, जूस हो गया, जैम्स हो गए, जेलीज। ऑल दीज प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग फ्रूट। आपको पता है फ्रूट एक पेरिशेबल एग्रो प्रोड्यूस है। आप केला लेके आओ मार्केट से या स्ट्रॉबेरी लेके आओ, 3 4 5 दिन रखो, खराब हो जाएगा वो। आपको अगर उस फ्रूट को लंबे समय तक रखना है, प्रिजर्व करना है, तो आपको उसका प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्लूड्स वेरियस मेथड रेंजिंग फ्रॉम, फ्रूट को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, खाने लायक रखने के लिए हमें फ्रूट प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो कोल्ड स्टोरेज किया जा सकता है, फ्रिज में रख दो लंबे समय तक। ड्राई किया जा सकता है, ड्राई कर दोगे तो मॉइस्चर निकल जाएगा, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। बैक्टीरिया को, फंगस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। या फिर सॉल्ट, सॉल्ट से भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता, सॉल्टिंग कर सकते हो। या फिर एयर टाइट पैकिंग, ठीक है, एयर टाइट पैकिंग हो गई। मुरब्बा बना सकते हैं शुगर को यूज करके, शुगर से भी मुरब्बा बनाते वक्त शुगर डाला जाता है, शुगर से भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं होते, ठीक है। एंड इवापोरेटिंग मतलब इट इज द सेम एज ड्राइंग, सेम एज ड्राइंग, ठीक है। चलो, व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी के लिए था, ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए था? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यहां लिख दूंगा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वैसा लिख सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यही वाला लिख दो यहां जो है ना, प्रोडक्शन ऑफ वेरियल यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इतना वाला पार्ट ऊपर वाले कोरिलेशन में आप लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन, ये बात तो ट्रू है ना। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज द पिसिकल्चर फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्शन बाय लॉन्चिंग NKM 16। ये जो ब्लू रेवोल्यूशन होता है, ब्लू रेवोल्यूशन, उसमें फिश का प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसको हम पिसिकल्चर बोलते हैं। आपने पढ़ा है ना पाइसेस, पाइसेस मतलब क्या? फिशेस ना, तो पिसिकल्चर मतलब मछली का प्रोडक्शन बढ़ाना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज पिसिकल्चर बाय इंप्रूविंग प्रोडक्शन बाय लॉन्चिंग NKM, नील क्रांति मिशन 2016, ठीक है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट, थोड़ा आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा कि आयुर्वेदा का क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल प्लांट्स कौन से अवेलेबल हैं। अश्वगंधा है, तुलसी है, शतावरी, अमला, इनका अलग अलग होम रेमेडीज में वगैरह यूज किया जा सकता है, तो थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, लर्न कर लो एक बार। विच प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, ये इसका आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, इसके अलग अलग आंसर्स आपको मिलेंगे। आप नवनीत पढ़ रहे हो, टारगेट पढ़ रहे हो, आप कहीं से ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, स्कूल का नोट्स है आपका, आपको अलग अलग मिलेंगे। ऑल द पीपल इन द एक्सपोज्ड एरिया शुड कवर देयर हैंड्स, हाथ को कवर करो, माउथ को, फेस को कवर करो। अवॉइड एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स। अप्लाई ओनली रिकमेंडेड डोज, जितना लगाना है उतना ही लगाओ, मजा आ रहा है इसलिए ज्यादा मत मारो। अवॉइड स्पिलेज, किधर गिरना नहीं चाहिए। डू नॉट अप्लाई अगेंस्ट विंड डायरेक्शन, हवा इधर से आ रही है, उधर ही आप स्प्रे कर रहे हो, आपके मुंह पे उड़ेगा पूरा, है ना। तो डू नॉट अप्लाई अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन, हवा के डायरेक्शन में, हवा अगर ऐसे जा रही है तो आप स्प्रे ऐसे ही करो, हवा के डायरेक्शन में। अवॉइड एंट्री ऑफ एनिमल एंड वर्कर इन द फील्ड ड्यूरिंग स्प्रेइंग, कोई एनिमल या कोई दूसरा आदमी नहीं आना चाहिए। एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड, यूज ऑफ लेस हार्मफुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड शुड बी एनकरेज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी। डू नॉट स्मेल, सुन के हाँ मजा आ रहा है, डोंट डू दैट। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। कंटेनर बकेट यूज फॉर स्प्रेइंग शुड नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। एक बाल्टी था, उसमें आप कपड़ा भी धोते हो, उसमें आप बर्तन धोते हो, उसी में आप पेस्टिसाइड भी मार रहे हो, तो अलग अलग जो बकेट है, पेस्टिसाइड का अलग रहेगा, घर का अलग रहेगा, डोमेस्टिक पर्पस का अलग रहेगा। चलो, फाइंड द ऑड मैन आउट। ड्राइंग, सॉल्टिंग एंड मुरब्बा, मुरब्बा मतलब सोकिंग विद शुगर। तो ये सब फ्रूट प्रोसेसिंग के मेथड्स हैं। कुकिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग, ठीक है। फाइंड आउट द कोरिलेशन। वैसे ऑड मैन आउट में आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर
क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ऑड मैन आउट एंड एक्सप्लेन या फिर गिव रीजन व्हाई इट इज द ऑड मैन आउट, अगर ऐसा क्लियरली लिखा है तो ही आपको रीजन लिखना है, अदरवाइज आपको रीजन नहीं लिखना है। आज तक वैसे कभी पूछा नहीं गया है, आज तक कभी भी ऑड मैन आउट में रीजन लिखने के लिए बोला नहीं गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ ऑड मैन आउट बता दो। फाइंड आउट द कोरिलेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, इंक्रीज इन क्या बताया था, यील्ड ना, पीछे जाना पड़ेगा, क्या लिख सकते हो आप इसमें, थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, हार्वेस्टिंग, ये वाला लिखना, हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड, ये वाला, हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड, या फिर इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन लिखा ना तो भी चलेगा, इंक्रीज इन, जाने दो, टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वे लिखेंगे, हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड। दैट्स इट, दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर। सारे पीवाईक्यू हमने किए, सारे कंसेप्ट हमने किए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।